जो आजकल की रिलेशनशिप है जिसमें डबल डेटिंग सिचुएशनशिप ऐसे करके आप हाँ सिचुएशनशिप तो मैं अभी दिल्ली गया था, मैंने वहां सुना यार, ये बड़ा अच्छा टर्म है। अजय दुबे दादा, तो आप बताइए रितेश दादा की कोई एक अच्छी चीज और एक खराब चीज। अच्छा ही कुछ है ही नहीं है, हैं? अच्छा ही कुछ है ही नहीं इसके अंदर। आज देश के ऐसे तमाम विश्वविद्यालय जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय है या ऐसे और विश्वविद्यालय जहाँ पे छात्र संघ नहीं है, तो आपकी इसमें क्या राय है? गांव जवार के बेटे हैं, हथियार न डालेंगे। एक कलम है जो आंदोलन लिखती है, लिखे गए आंदोलन क्रांति साबित होते हैं। थाने के कप्तान, राजनीतिक चौपालों के मुखिया या विश्वविद्यालय के पीठाधीशों और ऐसे तमाम गलत कदमों पर नकेल कसने का काम इस कलम ने किया है। मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में आई किताब इश्क बगावत के लेखक रितेश रजवाड़ा की। नमस्कार, मैं हूँ जय और आप देख रहे हैं काव्यों की सीरीज बुकैती। आपका पहले तो इस बुकैती सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कौनते। हम अपनी चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं थोड़ा जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभूति नारायण सिंह से रितेश रजवाड़ा तक का सफर क्या है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, मेरे संघर्ष का जो क्षेत्र रहा है वो सुल्तानपुर रहा है, मेरी पढ़ाई भी यही हुई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरे को साथी रहे हैं, जहाँ के आंदोलनों से, जहाँ की चिंताओं से मेरा रिश्ता रहा है, जिस वजह से मेरा आना जाना हुआ है और ये वहां से एक अपनापन है, अपना लगाव है। दूसरी एक बात मैं बताऊं, इस पृथ्वी पर, भारतीय पृथ्वी की अगर मैं बात करूं, तो जहां भी आंदोलन है, जहां भी प्रेम है, जहां भी क्रांति है, जहां भी बगावत है, जहां भी चिंगारी उठती है, जहां भी गलत को गलत कहने का साहस है, मैं मानता हूं कि हर उस व्यक्ति में इलाहाबाद की मिट्टी है, चाहे वो इलाहाबाद गया हो चाहे ना गया हो। तो मेरा इलाहाबाद का रिश्ता मेरे दोस्तों, मेरे साथियों की वजह से, मेरे एक मित्र है मोनू ठाकुर भाई, उनकी वजह से बहुत रिश्ता रहा। सतीश भाई है वहाँ, बादल है, शिवम है, आनंद भाई है, बहुत तमाम हमारे साथी हैं, उनकी वजह से, आदर्श है, उनकी वजह से वहां से रिश्ता है और घर जैसा है। अच्छा, बिल्कुल धन्यवाद इसके लिए। और हमारे यहाँ कहावत है कि इश्क हो या जंग हो में सब जायज है। तो जो इसका किताब का नाम है इश्क बगावत, इसके पीछे क्या कहानी? इश्क और जंग में करने के लिए सब जायज नहीं है। जंग में आप सो जाओ और कहो कि जायज था इसलिए सो गए और हम जीत जाएंगे, या इश्क में कुछ और करने लगो। इश्क और जंग को हासिल करने में, मोहब्बत करने में, मोहब्बत की ओर बढ़ने में ना, मोहब्बत की पवित्रता को आकार देने में कुछ भी करना जायज है। बगावत में भी कुछ, जंग में भी कुछ भी करना जायज है कि आप वो जंग जीत सको, लड़ सको। इस इस किताब की जहां तक बात है, इस किताब में दो तरह की कविताएं, एक प्रेम की कविताएं हैं और आंदोलन की कविताएं हैं, नज़में। इस वजह से भी इसका नाम इश्क बगावत है। दूसरी बात कि मेरा मानना है कि प्रेम से बड़ी क्रांति और प्रेमी से बड़ा क्रांतिकारी संभव नहीं है। तो अगर आप में प्रेम नहीं है, प्रेम करने की ताब नहीं है, तो आप क्रांति नहीं कर सकते हैं। और अगर आप क्रांतिकारी नहीं हो सकते हैं तो प्रेम करने की हिम्मत आप में नहीं होगी, आप नहीं कर सकते, आप एलिजिबिलिटी नहीं है। भगत सिंह में अगर देश के प्रति, मिट्टी के प्रति प्रेम ना रहा होता तो क्रांतिकारी कभी ना होते। शीरी में, फराद में, रोमियो में, जूलियट में अगर बगावत करने की ताब ना रही होती तो प्रेम ही ना रहे होते। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल। और आज हम कुछ कविताओं पे भी बात करेंगे। तो एक कविता है कि सुना है दुख उतर जाते हैं, सुना है दुख उतर जाते हैं सारे, तेरे कांधे पे सो के देखना है। तो दुख कितना कम हो पाता है किसी के कांधे के सहारे, और पहली बार कब सहारा खोजा या पहली बार कब ऐसा सहारा मिला दुख कम हुए हो किसी के कांधे के? पुरुष ना बड़ा भावुक होता है, मैं पुरुष हूं तो इसलिए पुरुष की बात बता सकता हूँ। वो बड़ा भावुक मन होता है, वो भीतर से जब भी टूटता है, जब भी उसके अंदर विरह उठता है, जब भी करुणा उठती है, तो किसी स्त्री का शाना तलाशता है, किसी महिला का कंधा तलाशता है रोने के लिए, या अपने दोस्तों का भी। और इस दुनिया में ना रोना बहुत बहुत पवित्र काम है। जब आप रो रहे होते हैं ना, तो उस समय आप सबसे पायस होते हो, सबसे पवित्र होते हो, सबसे सोल आपकी सबसे खूबसूरत होती है। उस वक्त ना आप अनंत में होते हो, एक अलग आध्यात्मिक चिंतन है रोना, ऐसा मेरा मानना है। कौन नहीं रोया यार? राम रोए, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। शिव आदि, जिसके आदि का पता ना अंत का पता, शिव रोए हैं, सती को हाथ में लेकर चित्कार करके रोए हैं, विरह झेला है कृष्ण ने। तो रोना मुझे लगता है कि बहुत 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 शानदार यात्रा है। अगर आप रो पाते हो, इसका मतलब आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर प्रेम है। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को किसी न किसी के कांधे की आवश्यकता होती है रोने के लिए।
और कांधे का जिक्र करते करते आप एक जगह पे मतलब जो आजकल की रिलेशनशिप है जिसमें डबल डेटिंग सिचुएशनशिप ऐसे करके तो आप हाँ, सिचुएशनशिप तो मैं अभी दिल्ली गया था, मैंने वहां सुना यार, ये बड़ा अच्छा टर्म है। तो एक कविता आप इसमें लिखते इसमें हैं इतने कि सारे बदमाश लड़कों का काम आसान कर दिया है। जी जी तो जो बदमाश लड़कों का काम है सिचुएशनशिप डबल डेटिंग, हाँ। आपकी एक कविता है कि मैंने 2 लड़कियों से प्यार किया। हाँ। तो ये इसकी क्या कहानी है? और जब मैंने एक ही बार 2 लड़कियों हाँ, से प्यार मैंने किया ऐसे किसी बहुत बड़े व्यक्ति को ये नज्म सुनाई थी, तो उन्होंने कहा था कि जब ये बात तुम कहीं एक्सेप्ट करोगे ना, जी। तो लोग तुम्हें ताने देंगे। लेकिन ये पता नहीं, अब इस बात को मैं उनकी बात अगर दोहराऊंगा तो ऐसा लगेगा कि उनकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन ये हुआ था ये। और वो पूरी नज्म अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। मैंने 2 लड़कियों से प्यार किया। हाँ, वो जो नज्म आपने बात कही, मैंने 2 लड़कियों से प्यार किया। मैंने 2 लड़कियों से प्यार किया, एक ही साथ एक बार किया। मैंने 2 लड़कियों से प्यार किया। दोनों दुनिया से होके आई थी, दोनों अल्हड़ थी, बावरी सी थी। दोनों में अपनी अपनी खूबी थी, दोनों खुशबू सी शायरी सी थी। एक में दिल था, कद्र थी मेरी, एक में राहतें थी दुनिया की। एक में दोस्ती की लज्जत थी, एक में आशिकी थी दुनिया की। क्या बात। एक ने लब से मेरे लब छूकर मेरी सांसों को खुशबुएं दी थी। क्या बात। एक ने चूम कर मेरा माथा मुझको जीने की ख्वाहिशें दी थी। एक की बाहों में सुकून था और एक की बाहों में भरोसा था। एक में रंगे तबीयत सारी, एक में साथ था, दिलासा था। एक जो कहती थी कि सपनों में रंग भरना ही जिंदगी है, और एक कहती थी रोज जीने में है मजा और जिंदगी है। और क्या बात। एक कहती थी तुमको पाने में तुमको खोने का डर रहेगा फिर। एक कहती थी तुमको खोया है, इससे बेहतर भी कुछ मिलेगा फिर। क्या बात। लोग कहते हैं मैंने रस्मों को ऐसे तोड़ा के जार जार किया। कोई अफसोस नहीं है मुझको, जो किया खुल के बेशुमार किया। हाँ किया मैंने, मेरे यार किया। मैंने 2 लड़कियों से प्यार किया। और जब बहुत अच्छी नज़म इस नज्म की ना आप कभी आप पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के आप इंटरव्यूज सुनेंगे या उनके बारे में पढ़ेंगे या उनके साथ काम करने वालों से मिलेंगे कभी, वो स्वीकार करते थे कि अविवाहित हूँ, कुंवारा नहीं हूँ। लोहिया जी कहते थे कि हाँ मैं अपनी महिला मित्रों के साथ छुट्टी मनाने गया था। या चंद्रशेखर जी कहते थे ना कि देश का सबसे बड़ा माफिया मेरा दोस्त है। तो ये जो स्वीकारोक्ति का भाव है ना, आपको पढ़ने से आता है, अपने महापुरुषों को देख लेने से आता है। इस बात में क्या कि जो जीवन में घटित हुआ है, जो बीता है, उस बात को स्वीकार कर लेने में क्या खराब बात है? क्या कहाँ कमजोर हो जाता है? मुझे लगता है कि साहस इसी बात में कि जो जिया है, जो किया है, उसको डंके की चोट पे स्वीकार करें। और जब प्रेम की बात हम कर ही रहे हैं तो लगे हाथ वो बीएससी वाला किस्सा भी बता ही दीजिए जो आपका प्रेम है कुछ भी। बीएससी 9 सितंबर, हाँ पहली बार किसी से भेंट हुई थी और बहुत अच्छा चला। ये 16वां साल है, मुझे लगता है इतने में तो मेरा इश्क जवान हो गया। 16 साल में व्यक्ति जवान हो जाता है, किशोर में भी पहुंच जाता है, प्रेम करने लायक हो जाता है। जितनी अवधारणाएं प्रेम की ना, उसमें नायिका हमेशा 16 वर्ष की होती है। तो मेरा इश्क 16वें वर्ष में है। क्या बात है, क्या बात है। आपका प्रेम जो है ऐसे ही तरुणाई में रहे और आगे बढ़े। मैंने पहले ही बताया था कि इसके साथ साथ बगावत की भी बात होगी, तो और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जिक्र भी हुआ है, तो वो आप वहाँ के छात्र संघ का भी हिस्सा रहे और आज देश के तमाम मैं कॉलेज। वहां के छात्र संघ का हिस्सा नहीं रहा हूँ। छात्र संघ, मैंने कहा ना कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स कहीं भी है, जहां भी है, जहां छात्र राजनीति का हिस्सा छात्र राजनीति, छात्र नेता, हर जगह आज- छात्र नेता है, उधर भी कहीं है स्टूडेंट। आज देश के ऐसे तमाम विश्वविद्यालय जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय है या ऐसे और विश्वविद्यालय जहाँ पे छात्र संघ नहीं है, तो आपकी इसमें क्या राय है? आज जिस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई, 4000 लड़का वहां पढ़ता था जी। वहां पर 2 तरह के मैनेजमेंट थे। एक मैनेजमेंट था जो बाह्य मैनेजमेंट था, जो गांव 200 गांव थे, जो वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करके वहां की व्यवस्था देखता था। एक आंतरिक मैनेजमेंट था, जो वहां पे क्या सुविधाएं हैं, क्या चीजें हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जब स्थापित हुआ ना, तो वहां छात्र संघ की स्थापना हुई जी। और चयनित होकर वोट पर पढ़ के लड़का चुना जाता था, जो छात्रों का नेतृत्व करते हुए बोलता था। आज उस अवधारणा को आप खारिज करके एक मोनोपोली लागू कर रहे हैं हर कैंपस में। डिक्टेटर्स, एक बात जान लीजिए, जहां विपक्ष नहीं होगा, जहां डेमोक्रेसी मर जाएगी ना, वो जैसे तने के भीतर से पानी सूख जाता है तो दरख्त सूख जाता है ना, झड़ जाता है, टूटने लगता है, वो स्थिति होगी। छात्र संघ किसी भी कैंपस का नर्वस सिस्टम रहा है, या फिर कह सकते हो कि उसके भीतर की एक नमी है, मॉइस्चर है, जो उसको जिंदा रखता है। बिल्कुल। छात्रों ने, अच्छा एक बात बताओ,
छात्र लोग कहते हैं कि छात्र संघ से शिक्षा प्रभावित होती है। मैं कहता हूं कि जो 8,000 लड़का है उसकी बात करने वाला एक व्यक्ति हो तब बेहतर है, या वो 8,000 अलग अलग जाकर अपनी समस्याओं के लिए बात करे तो बेहतर है? एक व्यक्ति बेहतर है। दूसरी बात, ये कहते हैं कि वहां पे बदमाशी होती है। मेरा मानना है कि इस देश में जो भी और चुनाव होते हैं, वो प्रमुखी के चुनाव हो, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव, कहाँ बदमाशी नहीं होती, पर उन पर कंट्रोल करने का प्रयास होता है। जी। अगर आपके घर की छत टपकने लगे तो आप घर नहीं ढकेलवा देते हैं, छत मरम्मत कराते हैं। अगर छात्र संघ में थोड़ी त्रुटियां हैं या थी तो उनको दूर किया जाना चाहिए, उसे काट के नहीं फेंक देना चाहिए। छात्र संघ का बैन होना देश के नेतृत्व के लिए जो पौध पैदा होनी है उस पर ताला लगाने जैसा है। ये पूंजीपतियों के हवाले राजनीति चली जाएगी, ब्यूरोक्रेट्स के हवाले राजनीति चली जाएगी, जो जिन्होंने कभी एसी चैम्बर से बाहर झांका नहीं है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। उसी कैंपस से यार मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि इंजीनियर निकलता है, डॉक्टर निकलता है, कारपेंटर तक सारा उससे निकलता है, उस कैंपस से निकलता है। नेता कहाँ से निकलेगा? नेता कहाँ से पैदा होगा? वो भट्टी आपने क्यों तोड़ दी? वो भट्टी क्यों खत्म करने पर लगे हो? फिर आप कहेंगे कि देश का लोकतंत्र खराब होते जा रहा है, राजनीति खराब होती जा रही है। शासन बहुत जरूरी है। और इसमें जब छात्र संघ की बात करते हैं तो कुछ दल हैं जो छात्र नेता हैं या युवा नेता हैं। जैसे छात्र नेताओं के बारे में बात अक्सर कही जाती है कि ये जो एक बार छात्र नेता हो गया वो आजीवन छात्र नेता है। तो इसमें जो दल हैं, कुछ संगठन हैं, उनके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, ये खराब बात नहीं, इसको अगर तंजिया लहजे में कहा जाता है, ये खराब बात नहीं है छात्र नेता होना। इस देश से छात्र राजनीति की अवधारणा हटाकर आप भगत सिंह की कल्पना कैसे कर सकते हैं? सुखदेव की कल्पना कैसे करते हैं? राजगुरु की कल्पना कैसे कर सकते हैं? चंद्रशेखर आजाद की कल्पना कैसे कर? चंद्रशेखर सिंह जी जो प्रधानमंत्री रहे, वीपी, तमाम छात्र संघ से निकले हुए लोग हैं, उनकी कल्पना उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो कितने मंत्री हैं जो छात्र संघ की राजनीति से निकले, उनकी आप कल्पना कैसे कर सकते हैं? दूसरा सवाल क्या था आपने पूछा जो उसके साथ? जो संगठन है, जैसे राजनीतिक कुछ देखो, मेरा मानना है ना यार कि जो ये हॉस्टलवाद है कि मैं फला हॉस्टल का हूँ और मेरे उसको क्या सुप्रीमेसी बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, श्रेष्ठता का गौरव जो हम ओढ़ के चलते हैं, फला हॉस्टल से और वो हॉस्टल से नीचे है, वो संगठन अच्छा नहीं, वो पार्टी के लोग ठीक नहीं। इस बात से ऊपर उठकर छात्र संघ के लिए लड़ने की आवश्यकता है। पहले एकत्र होकर लड़ लीजिए, छात्र संघ जिंदा कर लीजिए, फिर छात्र संघ के लिए लड़ लीजिएगा कि मैं अध्यक्ष होऊंगा, तुम होगे। अभी तो छात्र संघ को बचाने की अभी ले आने की, लौटा कर ले आने की जरूरत है। उसके लिए इकट्ठा होकर लड़ने की आवश्यकता है और लड़ना ही पड़ेगा, लड़ना ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो मत नहीं है। और जब राजनीति की बात हो रही है तो दलों में आजकल दो नाम बहुत चर्चा में है, या हमेशा से रहे, कह लीजिए, गांधी जी और सावरकर। तो ये दलों में नाम उठते भी रहे हैं, इन पर चर्चाएं हुई, और इन्हीं आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच, क्योंकि आप बॉलीवुड से जुड़े हैं तो ये सवाल और पूछ लेना चाहिए मुझे कि अभी इन्हीं आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच एक फिल्म आई है सावरकर, आप क्या राय रखते हैं इसमें? मैंने फिल्म देखी नहीं है, पर मैं देखूंगा जरूर, एक सिनेमा का विद्यार्थी होने के नाते। दूसरी बात, जब आप ना किसी से आपका कोई पार्टनर हो, आपके माता पिता हो, आपका आइडियल व्यक्ति हो, कोई महापुरुष हो, किसी भी व्यक्ति से आप ज्यादातर सहमत होते हैं, आप 100% सहमत नहीं हो सकते हैं। अगर आप गांधी जी की मैं नहीं मानता कि गांधी जी आलोचना के दायरे से बाहर है, लेकिन गांधी पर आपकी आलोचना का फर्क पड़ता है कि नहीं? गांधी आपके मानने न मानने के अधीन नहीं है। बिल्कुल, गांधी गांधी है। गांधी बैठे होते और वो जीवित होते तो नाथूराम को माफ कर सकते थे। वही बात सावरकर जी के लिए भी लागू होती है। 1857 की क्रांति पर जो सावरकर की किताब है, उस किताब से जिस सावरकर को आप परिचय पाते हैं, जिस सावरकर से आप परिचित होते हैं, और जिन चिट्ठियों की बात होती है माफी के लिए लिखी गई, उनकी मृत्यु तक, उनके जन्म से उनकी मृत्यु तक एक स्केल खींचो, और उस पूरे स्केल में सिर्फ एक घटना को अगर उन्होंने माफी मांगी, उस एक घटना से क्या पूरा जीवन जज किया जा सकता है? क्या उनके जो आंदोलन रहे होंगे, जो उन्होंने जेल में रातें बिताई, जो उन्होंने काला पानी में ताड़नाएं सही, क्या उसको आप खारिज कर सकते हैं? नहीं। तो किसी एक घटना से किसी व्यक्ति का मूल्यांकन मत करिए, उसके अच्छे बेहतर पक्ष को देखिए कि कितना संघर्ष उन्होंने किया है, कितना लड़ाई लड़ी है देश की। बाकी जिस बात से असहमत होना चाहिए उस बात से सहमत भी होइए, मैं भी होता हूँ। इन दोनों व्यक्तियों को लेकर बहुत सारी जैसे पार्टियां हैं तो दलगत राजनीति करती हैं, इस पे कुछ उनके अपने एजेंडे हैं, क्यों नहीं करेंगे? मैंने कहा ना कि मेरे ज्यादातर विचार आपसे सहमत हो रहे हैं, किसी के ज्यादातर विचार उनसे सहमत हो सकते हैं। तो जो जिस विचारधारा से ज्यादा सहमत होता है उस पार्टी में, आप किसी भी दल में हो, आप किसी भी संस्था में हो, मैं कह रहा हूँ आप 100% सहमत नहीं हो सकते। अगर आप 100% सहमत हैं, या तो आप मूढ़ हैं या तो आप चापलूस हैं। एक भिन्न मस्तिष्क
अलग अलग विचार रखता है और कुछ तो रखता है। अपनी माँ से अलग हो गया, जिनकी कोख में 9 महीने गलने ढलने के बाद आपने आकार लिया है। आपने पिताजी से जिनके जिनके बीच से आपकी उत्पत्ति हुई, आप उनसे असहमत होते हो, जिनसे आप जिनकी वजह से आपको धरती के दर्शन हुए। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी असहमति? जिससे ज्यादातर सहमत होता है आदमी उसी दल में जाता है, उसी दल की राजनीति करता है। जी, और अभी आपने चाटुकारिता की बात की। साहित्य के लोगों पर भी अक्सर ये आरोप लग जाता है कि वो दलगत चाटुकारिता कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? कर तो रहे हैं, इसमें कोई बट नहीं है। देखो, एक बात, बहुत अच्छा सवाल है ये। जी। और मैं एक बात बताऊं, लेखक को हमेशा उसका सत्ता का विपक्ष क्यों होना चाहिए? लोग कहते हैं ना कि आप अच्छे कामों की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मैं नहीं करूंगा और मुझे नहीं करना चाहिए। उसका रीजन क्या है? उनकी अच्छे कामों की चर्चा करने के लिए उनके पास उनके प्रवक्ता हैं, उनका आईटी सेल है, उनके अभी तो खैर मीडिया भी जी, जी, ना। मीडिया को और लेखकों को जी, विपक्ष के साथ इसलिए होना चाहिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। सपोज करिए कि 2014 में एक मैनिफेस्टो आता है कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जी, और उससे सरकार का ध्यान किनारे होता है। मेरे जैसा व्यक्ति या आपके जैसा व्यक्ति ये कहे कि सर आप 2 करोड़ नौकरियां कहे थे, आपने नहीं दी, फिर उनका ध्यान उधर लौटे और उसमें से 20 लाख को दे दे, तो वो रितेश रजवाड़ा के खाते में या खोंते के खाते में थोड़ी जुड़ रहा है, वो तो सरकार के खाते में जुड़ रहा है ना। जी, जी, तो कर तो ये भी उन्हीं का काम रहे ना, हाँ जी, उन्हीं को चीजें बताने की। आपने सर जो 9वें नंबर का पॉइंट है ना आपका नौकरी वाला, ये छूट रहा है। ये छूट रहा है। 45 वर्षों में सर्वाधिक बेरोजगारी पर है भारत, जी, तो इस पर जरा ध्यान दे दीजिए, ये ठीक हो जाएगा। तो ये काम कर रहे हैं ना, आप इनसे क्यों नाराज हो रहे हो? आप तो खुश हो जाओ कि आप भूले थे कुछ और उसने याद दिला दिया, तो आपका काम कर रहा है। तो और 24 घंटे में आप आज व्यक्ति के काम करने के लिए एक सर्टेन टाइम होता है। तो मुझे लगता है कि आलोचकों को आलोचना करते रहनी चाहिए। ये सरकार के हित में और देश के हित में होता है। सरकारों को इस तरह मत ले कि ये मेरी दुश्मनी हो रही है और मेरी चीजें खराब हो रही है, उसको ठीक किया जा सकता है। आप लिखते हैं संविधान की भाषा चुप है, संसद की मर्यादा चुप है। आंखें मौन है, बाजू सहमे, हर जिंदा दरवाजा चुप है। आग जहन में सुलग रही है, कैसे ठंडा हो लो साथी। और अभी क्या बोलूं साथी? आप ही की तरह एक मित्र ने कहा गया तुम ऐसे क्यों बोलते हो, तो मैंने वो लिखा था कि और अभी क्या बोलूं साथी। जिन सड़कों पर गांधी घूमे, लौह पुरुष जनवादी घूमे, वीर भगत आजाद राजगुरु संघर्षों के आदि घूमे, क्या बात। उन सड़कों पर उन गलियों में चोर उचक्के चौधर साले, त्याग तपस्या बेच बाच कर पहन लबादे खादी घूमे। सोशलिज्म के लोहिया जेपी वाले नारे भूलो साथी, मैं भी वैसा हो लो साथी। और अभी क्या बोलूं साथी। आप जिस जगह पर बैठे हो, ये बहुत बड़े समाजवादी विचार के एक पुण्यात्मा हमारे जनपद के स्वर्गीय बाबू इंद्र सिंह जी की जमीन है। उनकी मिट्टी में हम बैठे हैं। इस मिट्टी ने उनका संघर्ष देखा है। इस मिट्टी ने बाबू राम सिंह जी का संघर्ष देखा है। अगर मैं अपने जनपद की बात करूं, शुभ पांडे जी का संघर्ष देखा है। और इसी सड़क पर लोग हाथ बांध के, मुंह नीचे करके, चुप्पी साध के, शासन प्रशासन के पांव पकड़ के खड़े रहे। तो मेरे जैसे नौजवान को बोलना चाहिए और मैं बोलूंगा, बोलता रहूंगा। बिल्कुल। आप लिखते हैं कि गुरु अगर माटी के भी हों तो भी जंगल में भागते फिरते लड़के को एकलव्य बना देते हैं। मेरे लेखन को आकार मनोज भैया से मिला। क्या आपके द्रोणाचार्य ने कभी आपसे अंगूठा मांगा? नहीं। और आप लिखते हैं कि बोलते हैं लिखा हुआ मेरा और मेरा नाम तक नहीं लेते। गांव में कहावत होती है कि बही बही मरे बैलो बांधे खाए तुरंग। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपकी कोई कविता पढ़ दी गई हो और आपका नाम ना आया हो, या जाने अनजाने आपने किसी की कविता पढ़ दी? नहीं, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं किसी की कविता ना पढूं, और पढूं तो उन्हें कोट करके पढूं। मेरी पढ़ने की किसी में हिम्मत भी नहीं है। उसका परिणाम जानते हैं कि क्या होगा। वो मैंने राजनीति के हवाले से लिखा था कि बहुत एक घटना हुई थी, उसका जिक्र तो खैर यहाँ क्या ही करूं। ऐसे कमजोर भी हैं दुनिया में, खुल के इनाम तक नहीं लेते, बोलते हैं लिखा हुआ मेरा और मेरा नाम तक नहीं लेते। मतलब अगर तुम मेरा नाम ले लोगे तो तुम्हारे लिए साले इनाम की तरह होगा कि तुम किसी कविताएं पढ़ रहे हो, किसकी लाइनें पढ़ रहे हो। That's right. चलिए, और फिर आगे जब बढ़ते हैं तो एक कविता आती है कि तुम नहीं आते हो मगर फिर भी चाय मैं 2 ही कप बनाता हूँ। कोई था जिसे चाय बहुत पसंद थी और जिसके साथ चाय पीने का वायदा रह गया। तो इंतजार खत्म हुआ या मतलब अभी भी 2 ही कप चाय बन रही है? यार ना, कुछ इंतजार ऐसे, कुछ प्रतीक्षाएं ऐसी होती है ना कि जिनके पा जाने में सुख नहीं है, जिनके होने में सुख है। इश्क अपने करने वालों को सूफी बना देता है, और ये सूफी हो जाना प्रतीक्षा में ही है। तो ठीक है, वो इंतजार बड़ा प्यारा है। प्रतीक्षा चल रही है और चलेगी। कभी किसी मोड़ पे, कहीं उम्र के किसी पड़ाव पे, किसी पेड़ के नीचे, कहीं बेंच पर बैठकर वो 2 प्याले की चाय उधारी पूरी की जाए। तो अभी 2 ही कप चाय आप बनाते हैं। हाँ। और अभी हाल ही में आपने यूपी पुलिस का एक एंथम सॉन्ग लिखा है, तो क्या भाव थे, क्या अनुभव रहा? मैंने देखा ना यार कि जब मैं यहाँ पर, हम लोग क्योंकि छात्र आंदोलनों में रहे,
तमाम आंदोलनों के बावजूद, तमाम संघर्षों के बावजूद, पुलिस के खिलाफ तमाम बार मुट्ठियां भींचकर खड़े होने के बावजूद इस बात को दावे से कहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश से या देश से पुलिस हटा ली जाए तो आवाज उठाने के लिए भी हम नहीं माकूल माहौल पाएंगे, आवाज उठा पाना भी संभव नहीं होगा। इस बात के हवाले से मैंने कई बार देखा कि जब हम दीपावली मना रहे हैं, हम होली मना रहे हैं, तो वहां पे ना वो किनारे खड़े होकर 4 लोग देख रहे हैं। उनके घर से भी उनकी बिटिया का फोन आता होगा कि पापा आप नहीं आए, उनकी पत्नी का फोन आता होगा कि गुजिया आपने कहाँ खाई होगी, उनकी माँ का फोन आता होगा। तो वो जो चिंताएं हैं, वो जो मर्म है ना, जो एक बहुत भावुक सी घटना है, भावुक सी चेतना है ना, वो मैंने महसूस करा कि कैसे होता होगा। वो क्या झेलते हैं, क्या करते हैं। 24 घंटे की नौकरी है, रात के 3 बजे भी उन्हें दबिश पर जाना है, उन्हें सोने की इजाजत नहीं है। इन चीजों को मैं देखता हूँ, महसूस करता हूँ। सुंदर, वाह, मुझे ऐसा लगा कि किसी विशेष विभाग से फोन आया गया होगा कि लिखना ही है। नहीं यार, हम ऐसे व्यक्ति को कोई जबरदस्ती मतलब अब क्या मैं बताऊं, ये संभव नहीं है। बात अगर गानों की करें तो एक सवाल बार बार उठता है फिल्मों और गानों की गुणवत्ता को लेकर। कोई कुछ भी लिख के उस पर धुन डाल दी जाती है, या कुछ अच्छा लिखा हुआ है उस पर कोई भी धुन बिठा दी जाती है। क्योंकि आप फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, सिनेमा से जुड़े हुए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप फिल्मी गानों का प्रोसेस कितना समझते हैं, ये इस बात की सूचना मुझे नहीं है। अभी की जो स्थिति है और जितनी मुझे जानकारी है, जितनी मेरी रीचेबिलिटी है, जितनी मेरी समझ है, धुन पहले बनती है, उसके बाद उस पर लिखा जाता है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि पहले मुखड़े लिखे जाए और उस पर धुन बने। तो अच्छा और बुरा, इसीलिए कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। उसके बुराई के सापेक्ष अगर हम नहीं देखेंगे तो हम अच्छाई का महत्व कम हो जाएगा। अंधेरा नहीं हुआ तो उजाले का महत्व कम, उजाला नई परिभाषा ही ना होता अगर अंधेरा ना होता तो उस लिहाज से भी देखिए कि अच्छा बुरा काम तो हर जगह हो रहा है यार। जो अच्छा है वो आप पसंद करते हैं, जो नहीं है वो किनारे हो जाता है। इस देश में सिनेमा में एक चीज तो बहुत अच्छी है, भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा में सिनेमा का ऑडियंस बड़ा ईमानदार रहा है। आप कभी देख लीजिए, चाहे बाय डिफॉल्ट हो, गलती से हो, लेकिन बहुत ईमानदार है। इस दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति पर फिल्म बनती है और विवेक ओबेरॉय खराब एक्टर भी नहीं है, फिल्म को किसी ने नहीं देखा। तो सिनेमा की ऑडियंस तो भारत की बड़ी ईमानदार है। वो अच्छा बुरा बहुत अच्छे से पहचान लेती है, अच्छा रख लेती है, बुरा किनारे कर देती है। फिल्म की बात हो रही है तो अभी एक फिल्म आ रही है रजाकार। तो क्या फिल्म की भूमिका है और क्या फिल्म रजाकार 1947 में भारत आजाद हो गया। हैदराबाद ने और उनकी आवाम ने, वहां पर तमाम क्रांतिकारियों ने पहले अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और जब अंग्रेज हटे तो फिर उन्हें निजाम की प्राइवेट आर्मी से लड़ाई लड़नी पड़ी, रजाकार से। कासिम रिजवी लखनऊ का रहने वाला था, जो हैदराबाद के यहाँ नौकरी करता था, और उसने एक फौज बनाई थी रजाकार, जो लोगों पर जुल्म करती थी। वैरनपल्ली एक वहाँ गांव है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसने सबसे पहले रिटेलिएट करा था, सबसे पहले हथियार उठा लिया था उनके खिलाफ। तो वो लड़ाई है। बाद में वो कासिम रिजवी पाकिस्तान में रहा, वहाँ तमाम बड़े मंत्रालयों में भी रहा, बहुत जिम्मेदारियां उसको मिली, तो वहां द्वारा पोषित था। वही पूरी कहानी है कि किस तरह वहां अत्याचार था, किस तरह चीजें थी, उसी पर बनी क्या भूमिका आपको? संवाद और गाने। अच्छा, चलिए, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई। फिर से किताब की बात करें तो जो लोग कॉलेज के दिनों में या किसी भी कारण से बाहर रह रहे हैं, एक कविता में पढ़ रहा था, तो वो उन लोगों के लिए भावनात्मक तड़का है एक तरीके से। अपने ही घर में आते हैं मेहमान की तरह। तो कोई ऐसी बात जो आप जैसे फिल्म के काम से या किसी ये कारण जो से बाहर बैठे थे बाहर लोग ना, ये मेरी प्राणवायु है। इन्हीं के साथ मेरी जिंदगी ने आकार लिया है। इन्हीं ने हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर तमाम अच्छे बुरों में साथ दिया है। तो लगता है कि जिनके बगैर सांस भी लेना मुहाल था, वो लोग पीछे रह गए सामान की तरह। इस दौरे तरक्की का सिला हमसे पूछिए, अब अपने घर भी आते हैं मेहमान की तरह। जो गेन होता है ना, एक कहावत है कि मोर पेन मोर गेन, नो पेन नो गेन। मेरा मानना है कि इस दुनिया में जितने लोगों ने भी अर्जित करा है, अर्न करा है, उन सबको अपना घर छोड़ना पड़ा है। वो राम रहे हों, वो बुद्ध रहे हों, वो गांधी रहे हों, वो कृष्ण रहे हों, या हम आप। प्रकृति आपसे हर चीज की कीमत लेती है। जितनी रातें आप जागते हुए उसके खाते में जमा करा पाते हैं, जितने दिन भूखे में कटते हैं, जितना धूप घाम आप सहते हैं, जितना पानी पत्थर आप सहते हैं, प्रकृति उसी के बराबर आपको देता है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, आपने छात्र संघ की बात की थी ना, मेरा मानना है कि जिस दिन उस न्याय के आकार के बराबर संघर्ष ढल के
अपना वजन बना लेगा, अपना वजन कायम कर लेगा, उस दिन न्याय इस पाले में चलाएगा। न्याय क्यों चलाए? न्याय भी संघर्षों की प्रतीक्षा करता है, न्याय भी चाहता है कि उसको चाहने वाला कितना तलबगार है, जी मोहब्बत कितनी मोहब्बत है उसको न्याय से। तो जिस दिन आपका संघर्ष इतना बड़ा आकार ले लेगा, उतना वजन कर लेगा, उस दिन न्याय आपको मिल जाएगा। उसी तरह सफलताएं भी, उस सफलता, जिस सफलता को आप चाहते हैं, जिस सफलता को अर्जित करना चाहते हैं, उसके बराबर जिस दिन आपका संघर्ष हो जाएगा, उस दिन वो आपको मिल जाएगी। जितनी ऊंचाई पहुंचना है उतनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। इश्क बगावत किताब में एक कविता भी है जो गांव पर है, तो कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो या कभी गांव ही नहीं, कोई घटना नहीं, पूरा गांव ही याद आता है, पूरा गांव ही आपके भीतर रहता है, जिसका निर्माण भी गांव में हुआ है ना। जिसने भोर देखी है, जिसने सुबह का होना देखा है, बैलों का रंभाना देखा है, चिड़ियों की चहचहाहट सुनी है। शहर और गांव में एक बेसिक अंतर है। शहर में दिन होता है, रात होती है, हमारे यहाँ भोर होती है, फिर दिन शुरू होता है, सूरज आता है, फिर दोपहर होती है, फिर दोपहर ढलती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है। शहर में शाम नहीं होती जी। शहर का सूरज बिल्डिंगों के पीछे डूबता है, वहां सनसेट देखने के लिए लोग 300-300 किलोमीटर गाड़ी चला के जाते हैं। हमारे यहाँ का सूरज रोज खेतों में डूबता है। तो एक बहुत बड़ा अंतर है। इस कोविड ने गांव का महत्व लोगों को समझा दिया है। जिस तरह से पलायन हो रहा है उस पर चिंता होती है। मुझे, मेरा मानना है और मेरा आह्वान भी कि आप सब लोगों से भी मैं ही कहूँगा कि जीवन बहुत सफल बना दे आपको, बहुत बड़े उद्यम करने लगे, बहुत पैसा कमा लें, आप एक पाँव गाँव में रखिएगा जी। गांव बड़ा होगा, भारत गांव का देश है। गांव बड़ा होगा तो भारत बड़ा होगा जी। और हम लोग अपनी चर्चा के अंतिम क्रम में हैं, तो आपकी कोई पसंदीदा कविता जो इस पुस्तक में हो या पुस्तक से इतर भी, तो मैं चाहता हूँ कि आप सुनाएं। मैं एक नज़्म अभी मैंने लिखी है ना, वो किताब में नहीं है, मैं वो सुना देता हूँ जी। आग तपाए पाँव डिगाए, रह आंख दिखाए, लाखों लश्कर जोर लगा ले, जी भर जोर लगाए, पर अपनी जिद के आगे कोई दीवार न मानेंगे, पर अपनी जिद के आगे कोई दीवार न मानेंगे। हम हार न माने थे, हम हार न मानेंगे, हम हार न माने थे, हम हार न मानेंगे। चाहे पर्वत हो या खाई, चाहे साथ न दे परछाई, चाहे पर्वत हो या खाई, चाहे साथ न दे परछाई, चाहे कितनी अड़चन आए, चाहे राह ही खुद लौटाए, चाहे गिर गिर हिम्मत टूटे, चाहे रोज हौसले टूटे, हम गांव जवार के बेटे हैं, हथियार न डालेंगे। हम हार न माने थे, हम हार न मानेंगे, हम हार न माने थे, हम हार न मानेंगे। अरे हमने ही तो बन मक्खन और चाय पे रात बिताई। हम कैसे लोग हैं, हमारा निर्माण कैसे हुआ है। अरे हमने ही तो बन मक्खन और चाय पे रात बिताई है, दाल भात चोखे पर भैया सारी उम्र लुटाई है, दाल भात चोखे पर भैया सारी उम्र लुटाई है। अरे साथ रहे तो हम आपस में सबकी जिम्मेदारी है, दोस्त मिले तो लगता है, अरे यार मिले तो लगता है, सारी दुनिया पे भारी है। अरे अपने मन के राजा, अपने मन के राजा कोई दरबार न मानेंगे। हम हार न माने थे, हम हार न मानेंगे, हम हार न माने थे, हम हार न मानेंगे। कुछ प्रतिनिधि घटनाएं पढ़ता हूं। हम नए चाक की माटी हैं, हम नए चाक की माटी हैं, तलवारों की परिपाटी है, हम जिद्दी माझी के वंशज, हम रण में हल्दी घाटी है।
सवार पड़े सर पर फिर भी हर 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 नाद करेंगे हम। लाख छात्र संघ मिटाने की कोशिश हो जाए, सवार पड़े सर पर फिर भी हर 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 नाद करेंगे हम। अपनी अंतिम आहुति तक बस जिंदाबाद करेंगे हम तूफानों के पाले, तूफानों के पाले कोई मझधार न मानेंगे। हम हार न माने थे, हम हार न मानेंगे। हम हार न माने थे, हम हार न मानेंगे। हम हार न माने थे, हम हार न मानेंगे। क्या बात है, बहुत 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 धन्यवाद। दादा हम एक सवाल पूछे चाहते रहा है कि आजकल की जो फिल्में हैं, जैसे पुराने जमाने में अगर देखा जाए तो वहाँ लोकगीत के कुछ गाना या पुराने लोकगीत देखने को मिल जा रहा है, बहुत ज्यादा देखने को मिल जा रहा है। आजकल युग थोड़ा बहुत कम हो रहा है, तो जैसे अवधी भाषा है, अपन कन्नौजी भाषा है, ब्रज है या भोजपुरी ऐसी जो और भाषाएं हैं, इनके गीत काहे छिपत चले जा रहे हैं। 1.5 घंटा के इंटरव्यू में पहले सवाल अवधि ने पूछा है, तो पहली चीज तो चिंता ही करे तू अपन सवाल कितना, हम तो अवधि बोलत कितना है। हमारे मानव बा की अवधि खड़ी बोली और भोजपुरी के बीच 30-40 साल में पिसक रही है। भोजपुरी अच्छा बुरा जैसन भी बा अपन सिनेमा बनाई और उस सिनेमा काम चलत बा। अवधि पे वो काम ना है, कोनो सिनेमा ना हुआ के लोग के उजागर करत है, लेकिन ओका बनावे बिना ना थोक लागत है। हाँ, ओका बनावे बिना प्रोड्यूसर उस तरह चाहिए, उस तरह के पैसा वाले लोग रहे। और ओमेन कितनी सरलता हो, जैसे अवधि में भी कनौजी की बात की है, चला जा उन्नाव, चला जा उन्नाव से जौनपुर तक, रायबरेली में, अयोध्या में, बस्ती में अलग अलग अवधि फ्लेवर बा। तो एक समग्र कई के ना ए पर काम करे बहुत आवश्यकता बा और फिल्म बने के चाहिए। और फिल्म बने तब जब तू ओका ओन करबा। अवधि बोलेगी जब तक तू अपने आप के अवधि बोले पे अपने आप के वो समझत रहा का कहीं का इंफीरियर समझत रहा कि अरे तो बड़ा खराब बात है अवधि बोला, अपना आप लो फील करबा। जब तक ई कॉन्फिडेंस ना लो, अवधि सबसे बेहतरीन भाषा है। अवधि में पंडित तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते हैं। अवधि में कितनी क्रांति भई हो, जो यहाँ अवध में क्रांति भई, जो समय यहाँ पर हम जहाँ बैठे हैं बाबा रामलाल आवाज उठाए, और हमारी रियासत रजवाड़े रामपुर लड़े, हसनपुर लड़े, तमाम लोग लड़े, तो का खड़ी बोली में अंग्रेजी में थोड़ा कन्वर्सेट करता हूँ। तो जो यहाँ के लोग बना एक पर जब तक गर्व ना महसूस कर और ओका भाषा में ना नहीं होगा, बोले में ना नहीं होगा, तब तक ना बदल पाए ना चीजें पाए। दादा आप निशानेबाजी के खिलाड़ी भी रहे। आजकल की लड़का तो जो है फ्री फायर या ऐसे करके जो बहुत सारे गेम है उसी में निशानेबाजी करते हैं, और एक बहुत बड़ा विडंबना है कह लीजिए कि गाँव से भी आजकल खेल खत्म हो रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे? आप पिता बने कि नहीं बने? अभी नहीं बने। नहीं, अभी तो आपका छोटा भाई होगा, आपका कजिन होगा, तो जब उसकी मम्मी उसके पापा घर में अपने आप को मुक्त करना होता है तो उन्हें फोन पकड़ा देते हैं जी। पहले क्या होता था कि बच्चों को कहा जाता था कि आप बाहर खेल के आओ। हाँ। जब वो बाहर जाते थे तो उनका लोक व्यवहार भी डेवलप होता था। हाँ। वो टीम बनती थी, एक गांव में यूनिटी होती थी। क्रिकेट खेलना है तो 24 लोगों की आवश्यकता है, वॉलीबॉल खेलना है तो 12 लोगों की आवश्यकता है। निशानेबाजी तो खैर मुझे पारिवारिक रूप से मिले, मेरे दादा साहब बड़े अच्छे निशानेबाज थे तो उनका शौक था, मुझे बचपन से शौक था तो वहां से मिला। लेकिन जो समग्र विकास था खेल का गांव में ना, उस मिट्टी से आपने खेल छीन लिया, मोबाइल फेंक कर, मोबाइल देकर आपने रिप्लेस कर दिया। और दो चीजें रिप्लेस हुई, जो बुद्धि की तीव्रता थी, जो एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती थी ना, जिस पर आदमी चिंतन करता था, सोचता था, विचार करता था, इसने आपकी सोच पर डाका डाला है, इसने आपको सोचने से रोक दिया है। ये तुरंत आपको हल दिखा रहा है। आप तमाम चीजों में इतना व्यस्त है ना, व्यस्त से ज्यादा अस्त व्यस्त है। हाँ। आप समझ ही नहीं पा रहे कि दिन कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म हो जा रहा है, आप रील छाप हो गए हैं। तो पहले अगर गांव में खेल बचाना है तो मोबाइल को बंद कराना पड़ेगा। अपने घर के बच्चों को कतई मोबाइल मत दीजिए। इंडोर गेम्स, अगर वो शतरंज नहीं है, अगर वो कोई फ्रूटफुल गेम, इंडोर गेम में बैडमिंटन भी आता है, टेबल टेनिस भी आता है, ऐसा कोई गेम नहीं है जो शारीरिक श्रम करवा रहा है उनसे या थोड़ी बुद्धि उनकी चलवा रहा है। सिर्फ फोन पे बैठे तो उन्हें उससे रोकिए, उन्हें मैदान में भेजिए खेलने के लिए। स्वस्थ, एक हमारे बचपन में ना नैतिक शिक्षा में एक कहावत थी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो वो मस्तिष्क आप मार दे रहे हैं ऐसे फोन देकर। दादा आप पहले ऐसे लेखक हैं मुझे लगता है जिसके ऊपर गुंडा एक्ट में कार्यवाही हुई है,
तो ये क्या प्रसंग है? मतलब इसको मैं गौरव की तरह लूं कि मतलब मैं ये नहीं, आजकल तो वो चलन है ना कि इसमें हमारा रिकॉर्ड है। मुझे लगता है कि हाँ, दुष्यंत कुमार को भी सहना पड़ा होगा, दिनकर जी को भी सुनना पड़ा होगा। हालांकि दिनकर जी के समय में बड़ी लोकतांत्रिक सरकार थी, वो सदन में खड़े होकर बोल सकते थे कि रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उसको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव, गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर, कह दे शंकर से करें आज वह प्रणय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में हो फिर से हर हर शिव शिव का महोच्चार। चाइना प्रशांति नीति के नेहरू जी के प्रस्ताव के बाद उन्होंने ये बात बोली थी। उस समय बोला जा सकता था कि सदियों की ठंडी बुझी राख से भुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये तेवर बोलने का भी था और ये तेवर बड़ा कलेजा उस समय के नेताओं का सुनने का भी था। अभी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 2012 के एक आंदोलन की, तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसने उस वक्त भी कार्रवाई की थी। 10 वर्ष बाद स्थानीय कुछ नेताओं को लगा ऐसा, तो उन्होंने कार्रवाई कराई, हाँ उसको रिविजिट कराई और चीजें नए तरीके से कराया। फिर जनपद का नौजवान साथी हमारे जो थे वो एक मूवमेंट की तरह बना, सोशल मीडिया से सड़क तक छात्र नौजवानों की आवाज की ताकत महसूस हुई यहाँ के प्रशासन को। एडीएम साहब के खिलाफ नोटिस कटी, तमाम सवाल हुए कि मुख्यमंत्री गौरव बता रहे हैं, आप गुंडा बता रहे हैं। लोगों ने ऐसे सवाल किए प्रशासन से, तो फिर और मैं उस समय भी मुझसे कहा जा रहा था ना कि उसमें एक चीज होती है कि आप मुचलका भरिए, माफीनामा भरिए, जवाब लगाइए। उस समय भी तमाम पत्रकारों ने सवाल किया, तो मैंने कहा कि यार देखो, अगर शासन प्रशासन की बेच पीटना गुंडई है, अगर सवाल करना गुंडई है, अगर छात्र नौजवानों के हक में आवाज उठाना गुंडई है, तो ये गुंडई मैं करता रहूंगा। मैंने किसी का दुपट्टा नहीं खींचा, हाल ताज में किसी पर बम नहीं मरवाया, गोली नहीं चलवाई, कहीं मेरे खिलाफ उस तरह की एफआईआर नहीं, किसी का शोषण नहीं किया, किसी की जमीन नहीं कब्जाई। आवाज उठाना, किसी जालिम हुकूमत को गिरा देना बगावत है, किसी मजलूम के हक को दिला देना बगावत है, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है। समझो हम भी बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है, मेरी आदत बगावत है, मेरा लहजा बगावत है, मेरा सब कुछ बगावत है, और मैं इस बगावत करने से पीछे नहीं हटूंगा। क्या बात है। हम चर्चा के अंतिम सत्र में, जैसा कि मैंने कहा, आपकी किताब इश्क बगावत में एक कविता है, एक चुटकी जिंदगी। तो आज बुकैती चर्चा के माध्यम से हमें जो एक चुटकी जिंदगी मिली, वो बैठकी बहुत सफल रही। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, और आपको इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही आप लिखते रहें और दर्शकों से अनुरोध है कि वो पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है यार। और मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो दर्शक हैं, जो आपके इंटरव्यू के माध्यम से इस बात पर पहुंचेंगे, उनसे मेरा निवेदन है कि किताब मंगाएं, पढ़ें, उसकी समीक्षा लिखें, उसकी आलोचना भी लिखें। अगर उन्हें चीजें खराब लग रही तो बिल्कुल आलोचना करें। मैं आलोचना के, और मैंने उसकी प्रस्तावना में भी लिखा है, मैंने लिखा है कि मैं आलोचना के दायरे से बाहर नहीं हूँ, और कोई भी दुनिया में जितनी भी कृतियां हैं वो आलोचना के दायरे से बाहर नहीं। तो अगर उन्हें ठीक नहीं लगता है तो उसकी आलोचना भी लिखें, कम से कम मुझे पता चले कि लोग क्या सुनना चाहते हैं और मैं क्या सुना रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आपने इश्क और बगावत का जो तालमेल की बात की, तो क्या मैं मान के चलूं कि जो ये साहित्यिक व्यक्ति है, जो साहित्यिक रितेश रजवाड़ा है, आगे चल के राजनीतिक रूप से जाएंगे, या मैं सीधे से बात करूं तो राजनीति में आपका कुछ करियर हो सकता है क्या? किताब के पहले भी मैं राजनीति में था, किताब के साथ भी हूँ और किताब के बाद भी रहूँगा। मेरा मानना है कि राजनीति भारत में हर चेतनाशील व्यक्ति को, चेतनाशील नौजवान को करनी चाहिए, उसमें भागीदारी करनी चाहिए। कहीं लिखा हुआ मैंने पढ़ा था कि कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है, तो दूर से देखकर आप चीज़ों को सुधार नहीं सकते हैं। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था और इस बात को स्वीकार करने में मुझे रत्ती भर संकोच नहीं है कि बिल्कुल जब आदमी के हाथ में ताकत आती है तो ज्यादा बेहतर सुधार कर सकता है वो। तो मैं मान के चलूं कि मैं भावी विधायक से बात कर रहा हूँ? पता नहीं, ईश्वर जाने, कुछ और भी हो सकता है, राम जाने। लड़ते रहना अपना काम है। ईश्वर क्या, शिव क्या चाहते हैं, भोलेनाथ क्या चाहते हैं, उनकी मर्जी, लड़ते रहना अपना काम है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। किताब के पहले भी मैं राजनीति में था, किताब के साथ भी हूँ और किताब के बाद भी रहूंगा। मेरा मानना है कि राजनीति भारत में हर चेतनाशील व्यक्ति को, चेतनाशील नौजवान को करनी चाहिए, उसमें भागीदारी करनी चाहिए। कहीं लिखा हुआ मैंने पढ़ा था कि कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। हम धूल बिछाकर सो लेंगे, आकाश तुझे हम ओढ़ेंगे, लड़ना भर केवल सीखा है, लड़ना हम कैसे छोड़ेंगे।
जिद है तेरी जिद तोड़ेंगे, जिद है तेरी जिद तोड़ेंगे, जिद है तेरी जिद तोड़ेंगे, तूफान के रास्ते मोड़ेंगे। बाकी ये नज़्म जब अगली बार आप आएंगे तो मैं पूरी सुनाऊंगा। धन्यवाद। तो आज हम लोग थे सुल्तानपुर इश्क बगावत पुस्तक के लेखक रितेश रजवाड़ा जी से काव्यों की श्रृंखला बुकैती के अंतर्गत बातचीत चल रही थी और हमारे सहयोगी थे शिवांश त्रिपाठी, अनमोल मिश्रा, आर्यन शर्मा और अनुष्का पाठक। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसे ही देखते रहिए काव्यों। धन्यवाद। नमस्कार दादा, आप रितेश दादा के दोस्त हैं, आपका नाम क्या है? सुब्रत सिंह नाम है। अच्छा, तो आपको एक चैलेंज है और एक आपके लिए टास्क है। 1 मिनट के अंदर रितेश दादा के बारे में एक अच्छी बात और एक ख़राब बात बतानी है जल्दी से। देखिए, खराब तो उनको सोचना पड़ेगा, अच्छी तो बहुत सारी बातें हैं जो नहीं नहीं होती हैं, बचपन से आप रहे हैं, कोई खराब हाँ बात? हाँ बिल्कुल होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 100% अपने आप में कंप्लीट है। और छात्र जीवन से ही आप देख रहे होंगे कि इन्होंने लड़ाई लड़ी है सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। अगर कहीं भी जुल्म हुआ है, एक नारा भी है कि जब जब जुल्म है और हमको याद है तब तक हमारा इंकलाब जिंदाबाद है, रितेश का ही नारा है, हम लोग भी इसको लगाते हैं। तो एक रजवाड़े रामपुर जो यहाँ से 30 किलोमीटर सुल्तानपुर के मुख्यालय से है, वहाँ से निकल के एक लड़का अगर आज मुंबई की दहलीज पे बैठा है और बॉलीवुड में अपना नाम कर रहा है तो निश्चित तौर पे उसकी मेहनत, उसको ये अच्छी बात है और उसका संघर्ष, हाँ, ये अच्छी बात है। थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग है, वो एक इनको आगे बढ़ाती है। ये अच्छी बात है। खराब बात? देखिए, खराब बात मुझे सोचना पड़ेगा, लेकिन यह है कि थोड़ा जैसे कि डिसीजन लेने में कभी कभी इनको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। मैंने इनसे कहा है कि कभी मतलब आप कहना चाहते हैं कि डिसीजन लेने में कभी भी हड़बड़ी कर हाँ, जाते जब ये हैं। हड़बड़ी कर जाते हैं तो मैंने कहा है कभी भी ऐसी स्थिति आए निश्चित तौर पे आप अपने दिल की सुनिए, दिमाग से कभी उपयोग मत क्या करिए। बात जो दिल आपको करेगा और जो सही है वो आप करिए, निश्चित तौर पर हम आपके साथ हैं। क्या बात है। तो अब हम आगे चलते हैं, रितेश दादा के अन्य दोस्तों से मिलते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो अभी हम दादा के एक दोस्त से पूछ के आ रहे हैं, सुब्रत दादा से पूछ के आ रहे हैं कि दादा की एक खराब बात और एक अच्छी बात। आप भी रितेश दादा के दोस्त हैं, ऐसा सुनने में है कि आप बचपन से साथ में रहे। आपका नाम? जी, मेरा नाम सूरज सिंह है। सूरज सिंह है। मतलब उनकी कोई एक अच्छी बात और कोई एक खराब बात 30 सेकंड के अंदर जल्दी से बता दीजिए। सपोर्टिंग नेचर के हैं, बड़े भाई हैं हमारे, हम अच्छा, उनके दोस्त ये हैं। अच्छी बात हो गई। जी। हाँ, और कोई खराब चीज़ उनकी जो? खराब बातें हमारे पास तो कोई है ही नहीं। अरे बताइए, होती सबके पास है। अब होती है लेकिन हमको नहीं पता। नहीं पता। किसी के पास हो तो अलग बात है, हमारे पास। चलिए, ये भैया नहीं बताना चाहते हो, मुगलवाएंगे भी नहीं। वो छोटे भैया हैं, ठीक है, हम आगे चलते हैं। अभी एक दादा थे, उन्होंने कहा है कि वो रितेश दादा के छोटे भाई हैं, खराब बात नहीं बताई। अब हम आगे बढ़ते हैं दादा के पास। दादा, आपका नाम? प्रमोद शुक्ला। अच्छा, प्रमोद शुक्ला है भैया। रितेश दादा की एक खराब बात, एक अच्छी बात, जल्दी से। देखिए, अगर अच्छाई भी रितेश में देखनी है तो अच्छाइयाँ हजारों हैं रितेश हाँ में। हाँ, लेकिन अगर बुराई अगर आप किसी से पूछने जाएंगे तो हाँ। बुराई कोई हमें नहीं लगता, क्योंकि कोई नहीं है। एक भी बुराई बता होती पाएगा। है। होती है, हाँ। लेकिन ये है कि ऐसा हम लोग मतलब फ्रेंड्स हैं तो हाँ। ऐसा माइंड नहीं किए कभी क्या बुराई है क्या सबसे है। ज़्यादा बुराई फ्रेंड्स को ही हाँ, दिखती है। होती हम भी, लेकिन हमारे भी ये- दोस्त लेकिन हैं। अच्छाइयाँ जैसे रितेश ने एक छोटे से गांव से निकल के बाहर बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा, वो काफ़ी सराहनीय है। और रितेश की मतलब अभी एक क्या कहते हैं, उनका शब्दों में पकड़ बहुत अच्छा है। रितेश एक बहुत ही अच्छे खुश मिजाज के आदमी हैं, इंसान है, अच्छा व्यक्तित्व है उनका। एक अपनी उनकी अलग पहचान उन्होंने बना रखी है, सुल्तानपुर का नाम रोशन किया है, घर परिवार का नाम रोशन किया है। ये अच्छी बात है। ये अच्छा ही बात है। चलिए, बढ़िया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम दादा के पास पहुंचते हैं। दादा, अरे अरे बताए बताए दो, नहीं बताए दो। अरे ये कहना नहीं मान रहे हैं और रितेश दादा से इसकी खास शिकायत की जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं। दादा, आपका नाम? अवनीश सिंह बंटी। अच्छा, अवनीश सिंह बंटी। दादा, आप भी रितेश दादा के बचपन दोस्त हैं, साथ में रहे हैं बचपन से। तो आपसे प्रश्न यही है जो सबसे हमने किया है कि ये कोई अच्छी बात और एक खराब बात। अच्छी बात से मतलब ये है कि दोस्तों के लिए हमेशा तैयार। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ख़राब बात ये है कि हम लोगों को तैयार करवाने के बाद भी हाँ। वो समय पे पहुंचते नहीं है कि हम लोग 10-5 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद वो पहुंचते दादा, ध्यान रखिए, आपको समय से पहुंचना है। ये सबसे समय खराब बात और है। साहित्यिक आदमी के लिए समय बहुत ज़रूरी होता है, लापरवाही नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ से हमें कुछ सुनने को मिला है। अब दादा के पास हम लोग पहुँचते हैं। हाँ, दादा, आपका नाम? अजय दुबे। अजय दुबे। दादा, तो आप बताइए रितेश दादा की कोई एक अच्छी चीज़ और एक खराब चीज़। अच्छा है कुछ है ही नहीं है, हैं? अच्छा है कुछ है ही नहीं इसके अंदर। जो कि हम बस जानते हैं, बस कमियाँ जानते हैं। तो कमियाँ बताइए। घर के पास अगर कहीं जाना है, हम लोग खड़े रहे घंटों, घर से निकलेंगे नहीं निकलेंगे। तैयारी नहीं हो पाती। अरे दादा, काहे? आ रहे हैं
यही सब दुनिया भर कहानी और 3 बार कपड़ा बदलना। 3 बार कपड़ा बदलते हैं। ये तो बड़ी अच्छा, ये कुछ नहीं। अच्छा ये नहीं है। देखिए ये असल बात निकल के सामने आई है। दुबे दादा ने बताया है कि अच्छाइयाँ कुछ नहीं है और कपड़े बदलने में उनको घंटों लगते हैं। तो दादा इस चीज़ का ख्याल रखिए, कपड़े पैरहन होते हैं उनको जल्दी से बदला करिए, ऐसा आपका कहना है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद।